हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रितु। नाउ लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने डिस्कशन किया था व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उसमें स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम अपने बेसिक मैथमेटिक्स को आगे कंटिन्यू करते हुए उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन व्हिच इज ऑलरेडी आई हैव रिटन। ओके, नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन, उसको क्लियर करने से पहले धीरे धीरे कर कर अभी तक जो हमने सीखा वो भी हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएशन और हम बेटा इसको कहते हैं डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। ओके, डिफरेंशिएशन क्या है उसको समझाने के लिए सबसे पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं दैट व्हाट आर फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं ऑलरेडी बेटा हम लोगों को पता है। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, वी कॉल इट y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है, राइट। आपको अच्छे से पता है कि y को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। एंड व्हाट इज x, x इज व्हाट, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ इफ आई एम राइटिंग बेटा y is equals to x plus 2, a very simple example, I am taking y equals to x plus 2, which means कि अगर मैं x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। अगर मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 3। अगर मैं x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 4। अगर मैं x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1। So, which clearly means that y is a function of x. y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नाउ अगर बेटा अभी ये तो मैंने बहुत सारी वैल्यूज ले ली, अभी मैं सिर्फ 2 वैल्यूज लेकर चलती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जो हम बेसिक अभी पढ़ने जा रहे हैं, दैट व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है क्या, आप क्यों पढ़ रहे हो इस डिफरेंशिएशन को। ओके, नाउ सी, अगर मैं यहाँ पर लिखूं बेटा, मैं सेम फंक्शन ले रही हूँ, अगेन सेम फंक्शन y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, ये मैंने सेम फंक्शन लिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं x1 की वैल्यू लेती हूँ, मतलब जैसे मैंने ये वैल्यूज लिखी वही मैं x1 किसी एक वैल्यू को x1 बोल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल x1 मैंने बोल दिया 2, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 प्लस 2 विच इज 4। अगर मैंने ले लिया बेटा x2 को मैंने लिख दिया 4, तो y2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, अब y की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 4 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक है, नाउ सी, अगर मैं आपको बोलूं बेटा व्हाट इज चेंज इन x, चेंज क्या है x में, तो आप क्या बोलते हो, चेंज हमेशा याद रखना, जब भी हम चेंज कैलकुलेट करते हैं ना, तो चेंज कैलकुलेट करते समय हम हमेशा फाइनल वैल्यू को, चेंज कैलकुलेट करते समय फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से माइनस करते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं चेंज आना। पहले हमने x की वैल्यू क्या ली 2, तो y की वैल्यू क्या आई 4, फिर हमने x की वैल्यू क्या ली 4, y की वैल्यू क्या आई 6, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x, राइट। और अगर मैं आपको बोलूं बेटा x1 मैंने इसको लिखा है, तो मतलब ऑब्वियस ही बात है ना कि ये कौन सी वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू होगी, ये कौन सी वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू होगी। तो व्हाट इज चेंज, जब भी आपको बोला जाए चेंज कैलकुलेट करो, ऑब्वियस ही बात है वो चेंज किसी क्वांटिटी में बोला जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज चेंज इन x, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज चेंज इन x, फाइनल वैल्यू इज 4, इनिशियल वैल्यू वाज 2, व्हाट इज चेंज इन x, x2 minus x1 and that is 2, 4 minus 2 which is 2, राइट। तो जब भी मैं आपसे चेंज पूछूं ना बेटा, जब भी मैं आपसे चेंज पूछूं तो आपको हमेशा क्या करना है, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर जो आंसर होगा वो आपने मुझे बताना है। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा दिस इज x1 दिस इज x2, अगर मैं आपको बोलूं बेटा व्हाट इज चेंज इन x में कितना चेंज है, सो व्हाट विल यू से, आप क्या बोलोगे, दैट विल बी x2 माइनस x1, x2 में से x1 को माइनस कर दो। तो अगर x2 में से x1 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास 4 minus 2 which is equals to 2। Now what you need to remember is
कि ये जो चेंज आता है ना, चेंज इन एक्स, वी रिप्रेजेंट इट बाय डेल्टा एक्स। इस सिंबल को बेटा बोला जाता है डेल्टा। ठीक है, जब आपके पास मैं बोलूं चेंज इन एक्स क्या आया, उसकी फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दिया। सो व्हाट इज दिस, डेल्टा एक्स। व्हाट इज दिस, डेल्टा एक्स। नाउ अब मैं आपको बोलूं बेटा चेंज इन वाई बताओ, तो आप क्या बोलोगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। नाउ व्हाट इज फाइनल वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 6, इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 4, so 6 minus 4 which is equals to 2। चेंज इन y को we represent by डेल्टा y। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा y से। नाउ अब आपके पास डेल्टा x की वैल्यू आ गई है बेटा 2 और आपकी डेल्टा y की वैल्यू भी आ गई है 2। क्लियर है। और अगर मैं आपको बोलूं बेटा डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या होगा, so it's very easy for you, you know the value of delta y and you know the value of delta x। तो इसको क्या बोलोगे, डेल्टा y की वैल्यू 2, डेल्टा x की वैल्यू 2, तो ये कितना हुआ 1। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा, व्हाट इज दिस, दिस इज वी कॉल इट एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस पूरी टर्म को व्हाट वी कॉल, हम इसको बोलते हैं दैट इज एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आया है, दिस इज डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। Is that clear? We call it delta y by delta x। क्लियर है, इसको ये बोलते हैं। Now the question is, बेटा अगर x में चेंज बहुत छोटा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं सेम फंक्शन लेती हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। बेटा अगर मैं इस बार x की वैल्यू लूँ 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। बेटा अगर मैं x2 की वैल्यू लूँ 1.00000001 तो मुझे बताना सर y2 की वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी व्हाट, दैट विल बी 3.12345 6 zeros और फिर 1। सो वो y2 की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी। अगर मैं आपको बोलूं बेटा अब मुझे बताओ भाई कि डेल्टा x क्या है, तो डेल्टा x क्या है, व्हाट इज डेल्टा x। तो मैं आपको बोलूंगी अगर मुझे डेल्टा x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या बोलोगे मुझे, डेल्टा x इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। आप इस पूरे में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.12345 0 और 1 ये आएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा x की। और अगर मैं आपको बोलूं बेटा इसमें से डेल्टा y निकालो तो आप क्या बोलोगे, y2 में से y1 को माइनस कर दिया, वो डेल्टा y आ गया। क्लियर है, तो यहां से बेटा मुझे डेल्टा x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो डेल्टा x की नहीं, डेल्टा y की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट विल बी 0.00000001 ये वैल्यू मिलेगी। नाउ अगर मैं अगेन आपको बोलूं फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y बताओ भाई विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बोलोगे आप, मैम दिस विल बी डेल्टा y बाय डेल्टा x विच इज इक्वल्स टू 0.00000001 डिवाइडेड बाय 0.123123 एंड 1, ऐसे कुछ बोलोगे आप मुझे, राइट। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर जब आपने डेल्टा x कैलकुलेट किया जो आपके पास डिफरेंस करके वैल्यू आया, राइट, वो एक ऐसा चेंज आया जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये जो चेंज आया 4 - 2 तो ये वाला जो चेंज है इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में देखो इसमें 1 से 1.00000001 कितना ही बड़ा हुआ, बहुत छोटा डिफरेंस आया ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा बहुत स्मॉल चेंज आना, इट्स वेरी स्मॉल चेंज। अब मुझे बताओ 1
और 1 पॉइंट 6 बार 0 और 1 में कितना डिफरेंस है? 0.00000001 का डिफरेंस है, राइट? इतना ही डिफरेंस है ना? तो क्या ये चेंज बहुत छोटा नहीं हुआ? तो अगर आपका चेंज बहुत छोटा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका x में चेंज बहुत छोटा हुआ तो आपका y में भी तो चेंज बहुत छोटा आएगा, राइट? अगर आपका x में चेंज बहुत छोटा आया तो आपका y में भी तो चेंज बहुत छोटा आएगा। क्यों चेंज आएगा छोटा? क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है, इसका मतलब y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। अगर x में चेंज स्मॉल आ रहा है तो y में भी तो चेंज स्मॉल आएगा, राइट? लेकिन अब डिफरेंस क्या है बेटा यहाँ पर, जब भी हम चेंज स्मॉल कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल चेंज, तो रादर देन राइटिंग डेल्टा एक्स वी राइट dx। हम इसको डेल्टा एक्स नहीं लिखते हैं, हम इसको क्या लिखते हैं बेटा? dx। हम इसको dx लिखते हैं। तो वी राइट रादर देन डेल्टा एक्स, हम डेल्टा एक्स ना लिखते हुए हम इसको कहते हैं dx, स्मॉल चेंज इन x, दिस इज स्मॉल चेंज इन y, ठीक है? तो रादर देन राइटिंग दिस वी राइट dx which is 0.00000001 and we write dy which is 0.00000001 and और अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर डेल्टा y को आप dy लिख रहे हो, डेल्टा x को आप dx लिख रहे हो, तो ये आपके पास क्या आएगा? इसको कैंसिल करके 1। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास चेंज बहुत स्मॉल आता है तो रादर देन यूजिंग डेल्टा, चेंज अगर बहुत स्मॉल है तो रादर देन यूजिंग डेल्टा वी यूज डी, स्मॉल डी यूज करते हैं। तो हम इसको लिखते हैं dx और यहाँ लिखेंगे dy, ठीक है? और इसको फिर लिखेंगे कैसे? अब ये जो बना, अगर बेटा डेल्टा y बाय डेल्टा x है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे बताओ dy बाय dx क्या होगा? दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी स्मॉल चेंज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी स्मॉल चेंज को हम बेटा बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए बेटा, अब यहां पर हमने कैलकुलेट किया दैट dy by dx वी कॉल इट डिफरेंशिएशन ऑफ y। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा इसका मतलब होता है जब भी मैं WRT लिखूं तो इसका मतलब होता है बेटा विद, R का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और यहां पर T का मतलब होता है टू, विद रिस्पेक्ट टू x। इज दैट क्लियर? तो यहां से हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, ये इसका मतलब होता है कि जब x में भी स्मॉल चेंज आ रहा है तो y में भी स्मॉल चेंज आए, तो ये स्मॉल चेंज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सो फॉर दैट यू यूज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आई नो अभी भी थोड़ा हजम करना इसको मुश्किल है, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं बेटा, एक क्वेश्चन देती हूं मैं आपको कि अ कार हैज ट्रेवल्ड द डिस्टेंस, मैं यहां पर लिख रही हूं, क्वेश्चन लिख रही हूं, अ कार हैज ट्रेवल्ड a distance of 200 meter in 4 seconds. Find its speed. उसकी स्पीड कैलकुलेट करो, ठीक है? तो आप बोलोगे मैम ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 4 सेकेंड्स। 200 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 4 सेकेंड में। आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है उसकी स्पीड क्या होगी। फेयर इनफ, इट्स इजी क्वेश्चन। आई गेस आप सबको पता है
कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है फॉर्मूला जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा बेटा आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट्स लगाना जरूरी है। तो ये कितना आया आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ दिस कार। अगर वो कार 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 4 सेकेंड में, तो उस कार की स्पीड कितनी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब कार ने स्टार्ट किया होगा चलना, अब ये मैंने अभी आपको क्या बताया, 200 मीटर को कवर कर रही है वो इतने टाइम में, मतलब 4 सेकेंड लगते हैं उसको 200 मीटर कवर करने के लिए, तो उसकी स्पीड होगी 50 मीटर पर सेकेंड। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ये कहां से कहां तक का है, ओ से ए पॉइंट तक का, ठीक है। मान लो कार में कोई पर्सन बैठा है और उस पर्सन को कहां से जाना है, अपने घर से अपने ऑफिस जाना है, ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं 200 मीटर का है। और आपको पता है घर से जब उसने चलना शुरू किया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब चलना शुरू किया तो मतलब वहां से आपने टाइम मेजर करना शुरू किया, तो टाइम जब मेजर आपने करना शुरू किया तो इनिशियली टाइम को क्या मानोगे, 0 मानोगे, और यहां से ऑफिस तक के टाइम को उसने क्या बोल दिया 4 सेकेंड बोल दिया, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर आपको कोई पूछ ले यहां से यहां तक का स्पीड आपने बता दिया, 200 मीटर ये डिस्टेंस था, इतना उसको टाइम लगा, तो वो उसकी स्पीड आ गई, फेयर इनफ, इट्स इजी। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, ये तो आपने t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स से t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स तक की स्पीड बताई ना, बीच में भी तो टाइम है ना, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अब बेटा उसके बीच में भी टाइम है, 1.1 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 1.0000001 सेकेंड। और अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा कि बेटा ये तो इजी था बताना, बीच में भी तो टाइम आ रहा है ना, तो बेटा आप मुझे बता सकते हो इसकी 1 सेकेंड पर स्पीड क्या होगी, इसकी 1 सेकेंड पर स्पीड बताओ। अगर मैं आपको बोलूं बेटा इसकी 2 सेकेंड पर स्पीड बताओ क्या होगी, अगर मैं आपको बोलूं इसकी 3 सेकेंड पर स्पीड बताओ क्या होगी। तो मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या पूछी, उसकी स्पीड। मैंने आपसे क्या बोला, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड बताओ, क्योंकि ये तो आपके लिए बताना इजी था, उसने 200 मीटर कवर किया 4 सेकेंड में, तो बताओ उसकी स्पीड क्या होगी। तो जो आपने उसकी स्पीड कैसे बताई, फॉर्मूला यूज किया आपने, क्या बोला आपने, बोला डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस कितना है उसका, कितना गया, हाँ 200, टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो मैम उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने घर से लेकर ऑफिस तक का डिस्टेंस कवर किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, क्या 1 सेकेंड पर भी उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड ही थी, क्या 2 सेकेंड पर भी उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड थी, क्या 3 मीटर पर भी उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड थी, घर से ऑफिस के बीच में उसकी क्या स्पीड कांस्टेंट थी थ्रू आउट, क्या यहाँ पर भी 50 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी, यहाँ पर भी 50 मीटर पर सेकेंड क्या स्पीड थी, यहाँ पर भी 50 मीटर पर सेकेंड क्या स्पीड थी, यहाँ पर भी 50 मीटर पर सेकेंड क्या स्पीड थी। तो आप क्या बोलोगे, ये तो नहीं पता, हमें तो पूरा स्पीड पता है। तो आपने एक्चुअल में किया क्या, मान लो बेटा आपने एक्चुअल में किया क्या, आपने एक्चुअल में इन सभी टाइम पर जो स्पीड आती है उस स्पीड का एवरेज निकाला। क्लियर है, आपने क्या किया, सभी स्पीड का एवरेज निकाला, और ये जो स्पीड आपने मुझे बताई है, दिस इज, अगर मैं और प्रिसाइजली बात करूं, दिस इज एवरेज स्पीड, ये उसकी एवरेज स्पीड आई है, बिकॉज यू डोंट नो 1 सेकेंड पर उसकी स्पीड क्या है, 2 सेकेंड पर क्या है, 3 सेकेंड पर क्या है, क्या हो सकता है 1 सेकेंड पर 25 मीटर पर सेकेंड हो सकता है 1 सेकेंड पर 10 मीटर पर सेकेंड हो सकता है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड हो सकता है यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड हो।
इन सभी स्पीड्स का एवरेज जो आया दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, और इस स्पीड को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। इज दैट क्लियर? दिस इज डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में ट्रेवल किया, दैट इज योर एवरेज स्पीड। एंड दिस इज व्हाट delta y by delta x, this was average rate of change of y with respect to x, या average change in y with respect to x. Is that clear? ये एवरेज निकाला आपने। लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले 1 सेकेंड में स्पीड बताओ, 2 सेकेंड पे स्पीड बताओ, 3 सेकेंड पे स्पीड बताओ, तो क्या बोलोगे आप? ये कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको स्पीड बतानी है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब आप स्पीड बताते हो ना बेटा, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इज दैट क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर आपको बताना है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो आप इस स्पीड का नाम क्या बोलते हो? आप इस स्पीड का नाम बोलते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर t इक्वल्स टू 1 उन्होंने थप्पा डाल दिया आपके ऊपर, उसने रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट डाल दिया कि t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर ही बताओ स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो 1 सेकेंड का मतलब क्या है? ये उस इंस्टेंट पर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो ये वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर स्पीड को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इज दैट क्लियर? और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको किसका यूज करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन का। क्योंकि एक्चुअल में ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये क्या बता रहा है आपको? dy by dx, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज वेरी स्मॉल rate of change of y with respect to x, which we call differentiation of y with respect to x. So similarly ये d क्या था? What was small d? Small d was small dy क्या था? That was small change in y. Small dx क्या था? Small change in x. इसका मतलब जब बहुत छोटा छोटा चेंज निकालना हो ना, बहुत छोटे छोटे चेंज के लिए आपको वैल्यू निकाली, बहुत छोटा चेंज निकालना हो y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। क्या यूज करना है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक बड़ी जर्नी को टुकड़ों में तोड़ दो। ये बड़ी जर्नी थी, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जब तक आपने यहां से यहां तक की स्पीड पूछी तब तक आपको आंसर मिला, और वो जो आंसर आता है दैट इज योर एवरेज स्पीड। अगर आपको कोई बोले t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर स्पीड कितनी है, तो आप निकाल सकते हो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। वो अब आपको पता चल गया, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन का। अगर आपको यहां से लेकर वहां तक डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड जो आती है दैट इज योर एवरेज स्पीड। ओके, सो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर जो स्पीड आएगी, t इक्वल्स टू 1.001 सेकेंड पर जो स्पीड आएगी, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जो स्पीड आएगी, t इक्वल्स टू 2.001 सेकेंड पर जो स्पीड आएगी, सभी स्पीड का एवरेज जो आपके पास आएगा वो ये वाली स्पीड है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले 1 सेकेंड पे बताओ, 2 सेकेंड पे बताओ, 3 सेकेंड पे बताओ, तो वो कौन सी वैल्यू हुई? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और उसको कैलकुलेट करने के लिए आप किसका यूज करोगे? किसका यूज करोगे? डिफरेंशिएशन का। किसका यूज करोगे? डिफरेंशिएशन का यूज करोगे। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा था एक्सप्लेनेशन आपको ये बताने के लिए कि हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब तो ये आपको क्लियर हो गया। आई होप कि थोड़ा सा आपको पता चल गया है कि डिफरेंशिएशन आप कब कैलकुलेट करोगे। किसी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को निकालने के लिए वी यूज डिफरेंशिएशन, हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हम इसको ग्राफिकली थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डाल रही हूँ, दैट इज ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन
of differentiation. ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. अब ग्राफिकली इसको कैसे समझते हैं? तो बेटा एक सबसे सिंपल जो ग्राफ है समझने के लिए, दिस इज दैट ग्राफ. तो आपको ये बहुत अच्छे से दिख रहा है दैट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन जो आपने डिस्कस किया है. सबसे पहले तो आ जाओ स्ट्रेट लाइन पर. स्ट्रेट लाइन में हमने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार फटाफट बता दो. सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. दूसरा, यहाँ पर m क्या है, दैट इज स्लोप. c क्या है बेटा, y इंटरसेप्ट. और लास्ट वाला पॉइंट, दैट स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट. आई रिपीट, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट. मतलब m को हम tan थीटा के इक्वल लिखते थे. ये थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव x डायरेक्शन में. क्लियर है? तो ये थीटा और ये जो स्लोप आता था दैट वाज कांस्टेंट. स्लोप आपकी क्या रहती थी, कांस्टेंट. क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं. ये एक कर्व दिख रही है आपको, तो ऑब्वियसली बात है इसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगी. ठीक है? तो अगर इसको हमें कैलकुलेट करना है, इस केस में अगर हमें स्लोप कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आपके पास कोई ऐसी कर्व दे दी जाए और आपको बोला जाए कि भाई स्लोप ऑफ दिस कर्व बताओ, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप इस पूरी कर्व का स्लोप बताओ, क्योंकि आपको खुद को पता है बेटा इस पूरी कर्व का कोई एक स्लोप तो आएगा नहीं. क्यों? क्योंकि अगर पूरी कर्व के स्लोप का आंसर कोई एक वैल्यू होती, एक स्लोप की वैल्यू होती, तो आप ये नहीं बोल सकते थे मैम फिर आप ये क्यों रटवाते हो हमें कि स्लोप लाइन, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है. स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, लेकिन किसी भी कर्व लाइन की या किसी भी कर्व की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो हर एक पॉइंट पर चेंज करती है. और वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ. क्लियर है? वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ. ध्यान से सुनिएगा बेटा. अब मैंने जैसे यही वाला जो ग्राफ बनाया है, इसी ग्राफ को मैं यहाँ पर बना रही हूँ और आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती हूँ. ये ग्राफ बनाया मैंने. दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस. ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. इस तरीके का ग्राफ है. अगर आपको, ऑब्वियसली बात है ये ग्राफ है तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग स्लोप आएगी. तो मैं ये ग्राफ में इस कर्व पर कुछ पॉइंट्स बना लेती हूँ. जैसे दिस इज पॉइंट ए, थोड़ा इधर जाके पॉइंट बी बना लिया, थोड़ा इधर जाके पॉइंट सी बना लिया. हमेशा एक बात याद रखना दैट अगर आपके पास कोई भी कर्व्ड लाइन हो, कर्व हो, और कर्व में आपको बोला जाए कि इस कर्व का स्लोप बताओ, तो आपको कोई पॉइंट मेंशन्ड होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कर्व का कोई एक स्लोप नहीं होगा, हर एक पॉइंट पर अलग अलग स्लोप होगा. अब वो स्लोप कैलकुलेट कैसे करना है वो देखते हैं. तो आपको मान लो अगर आपको बताना है कि पॉइंट ए पर स्लोप कितना होगा, तो पॉइंट ए पर अगर आपको स्लोप बनाना है बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए को टच करवाते हुए एक लाइन बनानी पड़ेगी. और आप सबको पता है उस लाइन को हम बोलते हैं टैंजेंट. क्या बोलते हैं? टैंजेंट बोलते हैं. मुझे बताना टैंजेंट क्या होता है. अभी तक हमने ये पढ़ा है ना कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्कल, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई लाइन जो होती है, दैट लाइन इज नोन एज टैंजेंट. उस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? टैंजेंट बोलते हैं. तो वैसे ही मैंने क्या किया, इस ए पॉइंट को ज्वाइन करते हुए क्या बना ली, एक टैंजेंट बना ली. अब ये वाला जो एंगल बना, लेट इट बी थीटा 1. ठीक है? ये वाला जो एंगल बना, दिस इज थीटा 1, तो दिस विल बी tan थीटा 1. तो इस टैंजेंट का तो स्लोप हमें पता ही है. एक टैंजेंट जैसे एक स्ट्रेट लाइन, ये अगर थीटा है तो हमें पता है इसका स्लोप क्या होता है बेटा, tan थीटा. अभी हमने बना ली एक स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन को हमने क्या बोला, टैंजेंट. ठीक है? सो दिस टैंजेंट
दिस विल बी tan थीटा 1, तो ये पॉइंट ए का स्लोप हुआ। सिमिलरली पॉइंट बी का स्लोप बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट बी को टच करते हुए एक लाइन बनाएंगे और ये एंगल को थीटा 2 नाम देंगे। tan थीटा 2 इज टेंजेंट, ठीक है, ये स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ पॉइंट बी। वैसे ही सी को टच करते हुए एक लाइन बनाएंगे एंड दिस एंगल विल बी थीटा 3। सो tan थीटा 3 इज टेंजेंट, वो आपने टेंजेंट बनाया, ये थीटा 3 आया, तो tan थीटा 3 क्या होगा, दैट विल बी स्लोप, किसका स्लोप, सी पॉइंट का स्लोप। तो क्या आपको ये क्लियर हुआ? तभी आपको ये सिखाया जाता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है। कैसे पता? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बेटा आप टेंजेंट क्यों ड्रॉ करोगे, इट्स ऑलरेडी अ स्ट्रेट लाइन, तो ये ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है। सो अगर आप ए पॉइंट लो, चाहे बी पॉइंट लो, सी पॉइंट लो, डी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, सभी पॉइंट्स के लिए स्लोप क्या है, कांस्टेंट, बिकॉज ये एंगल क्या है, थीटा। क्लियर है? अगर पॉइंट ए का देखना है तो यहां से एक लाइन यहां पर ये एक्स एक्सिस बना लो, तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा, तो इसकी स्लोप भी क्या होगी, tan थीटा। इस पॉइंट के लिए देखना है, बी पॉइंट के लिए देखना है, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल क्या है, थीटा, तो इस पॉइंट की स्लोप क्या हुई, थीटा। इस पॉइंट की स्लोप क्या हुई, tan थीटा। इस पॉइंट की स्लोप क्या हुई, tan थीटा। लेकिन इस केस में क्या है, दिस इज अ कर्व, ये कर्व है, तो इसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट इस तरीके से दे रखे हैं। देन व्हाट यू हैव डन, यू हैव ड्रॉन अ टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ किया विच इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपने देखा कि वो टेंजेंट कितना एंगल से इंक्लाइंड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, ये है ए, ये है थोड़ा सा ऊपर जाए तो बी, फिर ऊपर जाए तो सी। इसका मतलब इस पॉइंट के लिए स्लोप आपके पास क्या बन गई, tan थीटा 1। इस पॉइंट के लिए स्लोप आपके पास क्या बन गई, tan थीटा 2। और इस पॉइंट के लिए स्लोप आपके पास क्या बन गई बेटा, tan थीटा 3 बन गई। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास क्या होता है, दिस इज टेंजेंट। ये है कि एक कर्व्ड लाइन है, उसमें किसी पॉइंट का अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, वो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, tan थीटा विल बी द स्लोप ऑफ दैट पॉइंट, वो उसका स्लोप होगा। क्लियर है? अब हमेशा एक पॉइंट याद रखना बेटा, जो टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट वो कभी एक पॉइंट से पास नहीं करती। हमें अभी तक हम ऐसा पढ़ते आ रहे हैं ना कि इट पास थ्रू वन पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है। एक्चुअल में टैंजेंट 3 पॉइंट्स से पास करती है। टैंजेंट्स किससे पास करती है, टैंजेंट किससे पास करती है, 3 पॉइंट्स से पास करती है। नाउ लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। तो सबसे पहले तो चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बता रही थे यहाँ पर, तो नेक्स्ट बेटा हम कंटिन्यू करते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए ना। मैं आपको ये बता रही थी कि टैंजेंट, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो टैंजेंट होता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करते हुए जो निकलती हुई, कर्व को टच करते हुए जो निकलती हुई लाइन होती है बेटा, हम उसको टैंजेंट बोलते हैं, राइट? अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ अभी, ध्यान से सुनना। टैंजेंट एक वो लाइन है जो किन्हीं 3 पॉइंट्स को टच करते हुए निकलती है, और वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं, कैसे होते हैं, अभी तक तो एक पॉइंट पढ़ा था, ये 3 पॉइंट्स की क्या बात हो रही है, वो समझने के लिए जरा यहाँ ध्यान दो, जरा यहाँ ध्यान दो। मैंने बनाई बेटा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैं मान लेती हूं कि ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पर मैं जो वैल्यू लिख रही हूं, दैट इज यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको बोल देती हूँ, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50 एंड दिस इज 60, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक्चुअली कर क्या रही हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ, ये वाला पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर,
यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको क्या ले रही हूँ, इसको मैं लेती हूँ 20, इसको ओरिजिन ऑब्वियस सी बात है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज 40, दिस इज 60, दिस इज 80, ठीक है। 20 का डिफरेंस लेकर चल रहे हैं, 20, 40, 60, 80 और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 100, ठीक है। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, और एक्चुअल में आपको मान के ये चलना है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में यहाँ पर आ रहा है, तो मैं 20 को यहाँ पर बना लेती हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये 60 आ रहा है यहाँ पर, तो मैं 30 को यहाँ पर बना लेती हूँ, थोड़ा सा चेंजेस कर देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। ये 80 वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर मैं 40 कर देती हूँ, और ये 100 वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन को थोड़ा आगे लेकर जाकर इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोल देती हूँ, 50 बोल देती हूँ, ठीक है जी। अब मैं आपको बोलूँ बेटा ये स्ट्रेट लाइन का है, स्लोप निकालो, है ना। तो आप बोलोगे सबसे पहले जब भी मैं आपको बोलूँ स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालो, तो हर एक पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, सेम ही होगा, कांस्टेंट ही होगा, राइट। तो आपको पता है y इक्वल्स टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, tan थीटा के इक्वल होती है। एंड वी नो कि tan थीटा को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं बेटा इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालो, सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, वैल्यूज मैंने दे रखी है, स्लोप निकालना है, और आपको पता है ये होता है, ये थीटा है, तो ये tan थीटा की वैल्यू अगर आप निकाल दोगे दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो अब कैसे निकालोगे tan थीटा की वैल्यू, तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा tan थीटा निकालने के लिए आपको थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा निकालने के लिए एक ट्राइंगल ढूंढो और उसका परपेंडिकुलर और बेस ढूंढो, तो आपको क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। अब मैं आपको बोलती हूँ बेटा ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, छोटा सा ट्राइंगल जो मैंने बनाया, ये थीटा। कोई मुझे बता सकता है इसका बेस, इसका ये बेस, दिस इज 90 डिग्री, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, ठीक है, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ और बचा वाला बेस हुआ। तो मुझे बताओ इसकी बेस की वैल्यू क्या है, 10, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, 20। तो अब आपको पता है इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर है 20, बेस है 10। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो क्या tan थीटा निकाल लोगे, तो आप बोलोगे यस इट्स वेरी इजी। तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा किसके इक्वल आया, tan थीटा इक्वल आया किसके, 20 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 2, यही आया। अब ध्यान से देखना, अगर tan थीटा यहाँ पर 2 आया तो कोई भी ट्राइंगल, जरूरी थोड़ी ना यही ट्राइंगल, क्या आप ये वाला ट्राइंगल नहीं ले सकते, क्या ये वाला ट्राइंगल नहीं ले सकते, क्या आप ये वाला ट्राइंगल नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो। अब ये वाले ट्राइंगल में आपको बोलूं बेटा थीटा की वैल्यू, पहली बात तो बेटा ये थीटा तो सेम ही है, कैसे पता लगा, अगर ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल तो इक्वली होते हैं ना। कौन से एंगल्स होते हैं ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही होगा, ये वाला एंगल सेम ही होगा, मतलब tan थीटा की वैल्यू 2 ही आनी चाहिए इसके केस में भी। चेक कर लेते हैं। पहले मुझे बताओ इस ट्राइंगल में ये बेस क्या होगा, तो कितना होगा 30 और ये 20, तो ये डिफरेंस कितना हो गया 10 का। अब ये डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है 60 और 40 में भी कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इस केस में भी tan थीटा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। वैसे ही इस केस में ये बेस आपका कितना है 40 50, डिफरेंस कितना आ गया 10 का, वो कि ये वाला 80 और 100 डिफरेंस कितना आ गया 20 का। तो मुझे बताओ बेटा इस केस में भी tan थीटा की वैल्यू क्या बनी है आपके पास, क्या बनी tan थीटा की वैल्यू, इस केस में भी tan थीटा की वैल्यू 2 बनी। अब मेरा ये क्वेश्चन है, क्या बेटा आप ये वाला ट्राइंगल नहीं ले सकते, ये वाला ट्राइंगल नहीं ले सकते, तो आप बोलोगे बच्चे ये भी मैम ये भी तो ले ही सकते हैं ना, ये क्यों नहीं ले सकते, इसके लिए भी तो थीटा सेम ही आएगा। अब मुझे बताओ अगर मैं ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करती हूँ तो मुझे बताओ बेस कहाँ से कहाँ तक है 10 30, डिफरेंस कितना आया 20 का। अब यहाँ से 20 एंड 60,
20 60, डिफरेंस कितना आया यहाँ से यहाँ तक 40। तो बताओ 40 डिवाइडेड बाय 20 कितना हुआ, tan थीटा कितना हुआ इस केस में भी 2। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, अगर बेटा मैं, आपको पता है हमें अगर एवरेज चेंज निकालना होता है तो हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखते हैं, और अगर हमें स्मॉल चेंज निकालना होता है तो डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो चेंज बड़ा ही आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हम यहाँ पर डेल्टा लेकर सब काम कर सकते हैं, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको मैं थोड़ा डार्क करती हूँ कि मैं ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल तो मैंने खुद बनाया, एक्चुअल में सॉलिड मेरी स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन में ये वाला पॉइंट था और एक ये वाला पॉइंट था, तो इन दोनों पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। ये वाले कोऑर्डिनेट को, हालांकि हमें पता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, x, y, ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या है 10, y का कोऑर्डिनेट क्या है 20, तो 10, 20 लिखोगे। बट मैं इसको जनरल रिलेशन निकलवा रही हूँ आपसे, तो मैं इसको लिख देती हूँ x1 पहला पॉइंट ले रहे हैं तो x1, और इसको क्या ले लेती हूँ y1, और इस पॉइंट को क्या ले लेती हूँ x2, और क्या ले लेती हूँ y2। हालांकि हमें वैल्यू पता है x2 क्या होगा, y2 क्या होगा, मैंने नहीं लिखा, इसको मैंने लिख दिया x1 y1 कोऑर्डिनेट, इसको लिख दिया x2 y2 कोऑर्डिनेट। अब मैं यही वाला ट्रायंगल यहां पर बना रही हूं, यही वाला ट्रायंगल मैं यहां पर बना रही हूं, और ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, ये थीटा यू ऑलरेडी नो, दिस इज थीटा, ये वाला पॉइंट आपने लिया है x1, y1, और ये वाला पॉइंट आपने लिया है x2, y2। आपको अब इस ट्राइंगल से tan थीटा निकालना है, तो मुझे एक बात बता दो बेटा, मुझे एक बात बताओ, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, अगर मुझे बेस कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बेस की बात कर रही हूँ तो ये x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ठीक है, तो मुझे बताना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये x1 है तो ऑब्वियसली आपने उसको कहां से मेजर किया है, मेजरमेंट आप कहां से लेते हो, ओरिजिन से लेते हो, मतलब आपने उसको ओरिजिन से मेजर किया है। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है x1, ऑब्वियस ही बात है यार, जब आप प्लॉट करते हो तो यहां से यहां तक क्या बोलोगे, x1 बोलोगे। और मुझे बताओ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये क्या है, x2 है। तो अगर मुझे बताओ यहां से यहां तक x1, ओरिजिन से यहां तक x2, और निकालना यहां से यहां तक, तो वो क्या आएगा, दैट विल बी x2 माइनस x1। इसका मतलब क्या मैं इसको लिख सकती हूँ x2 माइनस x1। क्लियर है? अब बचा ये, तो सबसे पहले मैं यहां से ले रही हूँ, ओरिजिन से मेजर करते हैं, राइट, ओरिजिन से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये जो y1 आया, ये y1 आया, तो ये आपका y1 हुआ, और फिर y2 यहाँ पर है, तो y2 टोटल ये y2 हुआ, यहाँ से ओरिजिन से ऊपर तक का। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक है y1, यहाँ से यहाँ तक है पूरा y2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि ये डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1? क्लियर है? और अगर मैं अब बोलूँ बेटा अब एक जनरल रिजल्ट निकाल दो tan थीटा का, तो क्या आप यहाँ से बोल नहीं सकते मैम tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है मैम y2 माइनस y1, बेस की वैल्यू मैम आई है x2 माइनस x1, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो क्या आप इसको बोल सकते हो y2 is a final value, y1 is the initial value, x2 is the final value, x1 is the initial value? Can you write tan theta is equals to delta y by delta x? So what is slope basically? Average rate of change of y with respect to x. ये average change आया
y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is average change in y with respect to x. So this is your straight line जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, m उसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, c क्या होता है, y एक्सिस होती है, x एक्सिस होती है, उसका स्लोप कांस्टेंट आता है. So this is tan theta and that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. And y2 minus y1 can be written as delta y, x2 minus x1 can be written as delta x. Is that clear? And what is this? This is average rate of change of y with respect to x, right? अब आप इसमें देखो, इसमें स्लोप तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिख ही नहीं सकते. तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ये ग्राफ किसका था, ये ग्राफ क्यों सिखाया मैंने आपको, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताने के लिए डिफरेंशिएशन का. इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है यार, डिफरेंशिएशन आ रहा है तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की जगह डी वाई बाय डी एक्स आएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब आई होप आपको ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ये पता लग गया कि tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. अब हम आते हैं इस चीज़ में. अब मैंने आपको क्या बताया, अब मैंने आपको ये बताया कि ऑब्वियसली बात है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज अ कर्व, और कर्व की स्लोप तो कांस्टेंट हो गई नहीं. अगर कर्व की स्लोप कांस्टेंट नहीं होगी तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक पॉइंट पर स्लोप अलग अलग आएगी. फेयर एनफ, अलग अलग आएगी. ओके, तभी तो मैंने बताया था आपको कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको स्पीड पूछ ले, आपको पता है घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस है 200 मीटर, कवर कर रहा है 4 सेकेंड में, तो उसका जो स्पीड आएगा दैट विल बी एवरेज स्पीड, वो एवरेज स्पीड आएगा भाई. लेकिन अगर आपको कोई बोल दे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताओ, मतलब कर्व, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप बताओ, तो कैसे बता पाओगे? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको स्लोप बताना है, फॉर दैट यू नीड टू यूज डिफरेंशिएशन, और उसी के लिए हम उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं. अभी आई होप आप लोग डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो, इस पॉइंट को समझ पा रहे हो. समझ में आया? बाकी ऑल टुगेदर डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी. आप एक बार करना स्टार्ट हो जाओगे तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, बस आपको उनको फॉलो करना है. लेकिन अभी हमें ये थोड़ा सा फील लेना है दैट हम डिफरेंशिएशन पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्यों जरूरत है डिफरेंशिएशन पढ़ने की. क्योंकि सिर्फ डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है, आपको क्वेश्चंस में वो अप्लाई भी करना है. सो यू शुड नो कि किस क्वेश्चन में क्या यूज करना है. ठीक है ना? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एवरीथिंग. आई होप आपको ये क्लियर हो. अब हम आते हैं इस वाले ग्राफ पर. अब इस वाले ग्राफ पर जैसे ऑलरेडी ये ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है. अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि टैंजेंट एक वो लाइन है जो 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर निकलती है. तो अगर मैं किसी पॉइंट से टैंजेंट बना रही हूँ ना, वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? पहला पॉइंट है ये, जिसको मैं O मार्क कर देती हूँ, और एक थोड़ा सा ऊपर, बहुत थोड़ा सा ऊपर, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम, नेग्लिजिबल डिस्टेंस, नेग्लिजिबल डिस्टेंस, तो इसको मैं बोल देती हूँ O प्लस. और यहाँ पर बहुत नीचे, बहुत नीचे, ये तो फिर आपको विजिबल होगा, ये तो फिर आपको दिख रहा है, लेकिन ये बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत कम. और एक पॉइंट छोटा सा नीचे जिसको O नेगेटिव बोलते हैं. क्लियर है? तो अब आई होप ये क्लियर है, तो मैं ये रब कर रही हूँ. ठीक है. और बेटा अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, और आप फॉलो कर रहे हैं मुझे और वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ बेटा मेक श्योर कीजिए सिर्फ बैठ के वीडियोस नहीं देखा करो, थोड़ा सा लिख भी लिया करो. ठीक है. सिर्फ आप वीडियोस देखोगे ना, स्पेशली फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स जिनके लिए ये एकदम नया टॉपिक है, और आप बैठ के सिर्फ मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, या किसी कोई भी और वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मेरी नहीं, कोई भी और वीडियो देख रहे हो, सो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि सिर्फ आप बैठ के देखा मत करो, वो लिखा भी करो. ठीक है. और ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि मैम लिखेंगे, आपकी वीडियो देख रहे हैं आपका भी लिखे, किसी और की वीडियो देख रहे हैं उसका भी लिखे. सो द आंसर इज किसी एक को फॉलो कर कर उसकी वीडियोस और उसके नोट्स बनाओ. ठीक है. क्योंकि आपके पास इतना, देखो आपके पास कंटेंट बहुत मिलेगा, आपको कंटेंट बहुत है, सब जगह पर कंटेंट है. इट्स अप टू यू. सब टीचर्स अच्छा सिखा रहे हैं, सब अपने अपने सब्जेक्ट्स में मास्टर है, सब बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं. ठीक है. लेकिन
किस टीचर की फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। अगर आपको मेरा समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियोस फॉलो करो, किसी और का समझ में आ रहा है किसी और की वीडियोस फॉलो करो, लेकिन उस पर्टिकुलर वीडियो पे और उस पर्टिकुलर टीचर के फिर आप नोट्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जा रहे हैं तो आप वहाँ के टीचर्स के नोट्स बनाओ, ठीक है, वहाँ के टीचर्स के नोट्स बनाओ। और घर पर आकर अगर आपको थोड़ा और हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है तो ये करो, ठीक है, तो थोड़ा वीडियोस देख लो एंड मेक श्योर कि अगर आप जैसे कोई इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, राइट, अगर तो आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा है तो घर पर आकर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको जो आपके इंस्टीट्यूट में करवाया जा रहा है घर आकर उसको एक रिविजन दो, और आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने चैनल में अभी 11th की स्टार्टिंग में हूँ, तो अभी आपको इतने न्यूमेरिकल्स, इतने क्वेश्चंस इतने शायद नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं करवाया आपको शुरू। उसकी प्रैक्टिस में आपको बोल सकती थी कि क्वेश्चंस आप कर लो, तो डिफ्रेंसिएशन भी हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो जब अभी तो मैं स्टार्टिंग करवा रही हूँ, लेकिन अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए, नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, अब उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे करना है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू। सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है। अगर आप यहाँ पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो अगर आप ये सोचो कि थ्योरी पढ़कर सब कुछ हो जाएगा, नो, दिस इज, यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जामिनेशंस, राइट। मैं एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो अब अगर आप कॉम्पिटिटिव कर रहे हो तो आपको यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, थ्योरी लिखनी नहीं आनी चाहिए, राइट। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी करनी है, आपको यहाँ पर स्पीड में क्वेश्चंस निकालने, सो दैट आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन नीट देयर आर 45 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स है, केम है, बायो में दोनों आपके जोलॉजी एंड बॉटनी, राइट, वो करने हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको क्या लगता है 45 क्वेश्चंस अगर आप फिजिक्स के लेते हो तो फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस वो इजी क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, राइट। सो यू नीड टू गेट सम टाइम, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी ना, तो आपके पास टाइम नहीं है इतने सारे कॉन्टेंट को एब्जॉर्ब करना। सो फॉलो वन, ठीक है, एंड स्टिक टू दैट। एक चीज़ फॉलो करनी है, उस पर स्टिक हो जाओ और वो 2 साल तक कंसिस्टेंट करो। कैसे नहीं आएगा रिजल्ट, 100% आएगा, क्लियर है। सो बी कंसिस्टेंट और डाइवर्ज मत हो जाओ, ठीक है, डाइवर्ज मत हो जाओ। डाइवर्ज से इन द सेंस बहुत सारा कंटेंट है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, अपना अपना तरीका है, अपना अपना वे है, अपना अपना क्वेश्चन कराने का तरीका है। किसका मेथड आपको अप्रोप्रिएट लगे, दैट इज अप टू यू। किसी एक टीचर को फॉलो करो और हो जाओ शुरू। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसी ग्राफ में अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, बी पॉइंट पर मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किया जिसको मैंने θ2 नाम दिया है, मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसका वाइड एंगल यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ। तो मैंने क्या बनाया, दोबारा से मैं बना रही हूँ, ठीक है, इसी को वाइड करके बता रही हूँ, ठीक है, कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, जूम कर दूं, तो यहाँ पर ये वाला जो बी पॉइंट है, ये वाला जो बी पॉइंट है, ये सिर्फ एक बी पॉइंट नहीं है, इस पॉइंट के ऊपर भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर भी एक पॉइंट है जिसको मैं बोल देती हूँ बी प्लस, इस पॉइंट के जस्ट नीचे एक पॉइंट है जिसको मैं बोल देती हूँ बी माइनस। हालांकि ये आपको डिफरेंस दिख रहा है, इतना मैम इतना डिफरेंस आ रहा है, मैंने क्या बोला, ये इसका जूम आउट किया मैंने, तो मैंने क्या बनाया, एक टैंजेंट जो इस पॉइंट को पास करते हुए बन रही है। अभी तक तो हमें यही पता है ना कि टैंजेंट एक यूनिक पॉइंट से पास करती है और एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, बट एक्चुअली टैंजेंट 3 पॉइंट से पास करती है, एक ऐसी लाइन जो 3 पॉइंट से पास करती है, और वो 3 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नेग्लिजिबल डिस्टेंस, वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है। तो आपने क्या किया, मैंने क्या किया, इसको जूम आउट कर कर आपको यहाँ पर बना के बताया, और ये एंगल हमारे पास क्या है, θ2। तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा,
tan थीटा 2 इसका स्लोप होगा, लेकिन अब उसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी? जैसे स्ट्रेट लाइन में हम tan थीटा की वैल्यू, एक जनरल रिजल्ट हमने निकाला था, दैट वाज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ भी तो हमें एक जनरल रिजल्ट चाहिए ना, तो यहाँ भी जनरल रिजल्ट निकालने के लिए फिर अब हम क्या करेंगे वो देखो। अब मुझे एक बात बताना, अगर बहुत ऐसी कर्व है, बहुत बड़ी कर्व है, इतनी बड़ी कर्व में से मैं इतना सा आर्क ले लूं, मैंने इतनी बड़ी कर्व में से इतना सा बहुत छोटा सा, ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला इन दो पॉइंट्स के बीच ये एक्चुअली में 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं, ये एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। आई होप आपको दिख भी नहीं रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये तो एक ही पॉइंट बन रहा है मैम। यस, ये दूर से एक ही पॉइंट लग रहा है, लेकिन मैंने इसको जूम करके आपको बताया कि एक्चुअल में ये बी में 3 पॉइंट्स है, बी के जस्ट ऊपर, बी के जस्ट नीचे, है ना, और बी पॉइंट है क्या? अब मैंने क्या किया, अब मान लो कि मैंने ये बनाया, और ये क्या है एक्चुअल में? ये पॉइंट क्या है एक्चुअल में? ये पॉइंट एक कर्व का पार्ट है, और उसी कर्व में इतना सा हिस्सा मैंने ले लिया। तो मुझे बताओ, क्या इतनी बड़ी कर्व में से मैं छोटा सा हिस्सा ले लूं तो क्या वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट नहीं करेगा? टेल मी, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट नहीं करेगा? आप बोलोगे बिल्कुल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट? बिल्कुल करेगा। तो अगेन अब मैं दूसरा डायग्राम फटाफट से बनाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। इसमें ए और सी भी है ना, हमने तो बी वाला पॉइंट लिया, तो ए और सी को हटाते हैं, बी को ही समझ लेते हैं, तो ए और सी तो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। नाउ दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब मैंने क्या किया था, बी पॉइंट को जूम आउट करके बनाया था। तो मैंने बनाया एक बी पॉइंट, और बी के ऊपर वाला जस्ट पॉइंट, बी पॉजिटिव बोल दिया इसको, और इसका बी नेगेटिव बोल दिया। ठीक है, और एक टैंजेंट बनाई जो इन सभी पॉइंट्स से पास कर रही है, दिस इज दैट टैंजेंट, और ये वाला एंगल मैंने बोल दिया था थीटा 2। अगेन याद रखना, ये जूम वाला पार्ट है, इसको मैंने जूम किया था। ठीक है, ये ऐसा मत सोचना कि 3 पॉइंट से पास कर रही है और 3 पॉइंट्स इतने एप्रिशिएबल डिस्टेंस में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये मत सोचना। ओके, नाउ अब मैंने क्या बोला, इतनी बड़ी कर्व में से अगर आप इतने छोटे से हिस्से को निकालो तो क्या बड़ी कर्व में से छोटा सा हिस्सा एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, अब ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो अब हमें पता है। अच्छा मुझे बताओ, ये वाले पॉइंट में और ये वाले पॉइंट में कितना डिफरेंस है? बहुत कम। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट बोलूं, इसका कोऑर्डिनेट लेट्स से इज x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट लेट्स से x2 y2। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, अभी हमें पता है ना tan थीटा निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। मैंने बताया ना कि अगर बड़ी सी कर्व में दो ऐसे मैं कट मार दूं, बहुत छोटे से ऐसा एक कट मार दूं, ये तो कट मैंने ज्यादा बड़ा कट, मतलब एक कट यहाँ मारना है, एक कट यहाँ मारना है, तो मतलब इतनी बड़ी सी कर्व में से इतना पोर्शन निकाल लूं तो क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा? और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। तो अगर ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 ही होगा, राइट? क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये स्ट्रेट लाइन बन गया, बड़ी सी कर्व में से छोटा सा पोर्शन निकाल लिया तो वो स्ट्रेट लाइन बन गया। स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट, और इस स्लोप की वैल्यू होती है, स्लोप होता है कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है थीटा 2, राइट? और मुझे पता है थीटा 2 कैसे निकालना है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज x2 माइनस x1, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज y2 माइनस y1। तो मैं क्या लिखूंगी tan थीटा 2 की वैल्यू? मैं लिखूंगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब क्या मुझे अब ये चीज बताओ, y2 माइनस y1, क्या ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी? ऑब्वियसली नॉट, ये तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन y, सो कैन यू राइट दैट tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय dx। Is that clear? So we call it differentiation of y with respect to x. बहुत small change हो जब y में with respect to x के साथ, that is known as differentiation or derivative. तो अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप और आपका फ्रेंड, आप दोनों बाइक पर, राइट? अब आपने क्या किया,
आपने वॉच पहनी है, आप पीछे बैठे हो, आपका फ्रेंड ड्राइव कर रहा है, ठीक है, वो बाइक चला रहा है, आपने वॉच पहनी है और आपने अपना टाइम स्टार्ट किया, आपने 12 बजे पूछा भाई तेरी स्पीड क्या है, और स्पीडोमीटर में आगे देख लिया, अच्छा इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर उसके बाद सीधा 12.2 सेकंड के बाद दोबारा से देखा स्पीड कितना है, क्या स्पीड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, एप्रिशिएबल चेंज आ जाएगा? आंसर इज नो। तो दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर आपसे कोई पूछ ले उसकी स्पीड क्या है, ऑब्वियसली फॉर दैट यू नीड टू यूज डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए बेटा ये पूरी कहानी डिफरेंशिएशन की हम पढ़ते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आगे जो हम डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ रहे हैं वो किन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। हालांकि अभी मैं आपको वो टाइप नहीं बता रही हूँ कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, आपको डिस्टेंस दिया है, आप स्पीड किसी टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड में कैसे कैलकुलेट करोगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारे कुछ रूल्स होते हैं जो हमें डिफरेंशिएशन के फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स अभी मैं आपको बताऊंगी, तो उन बेसिस पे हम डिफरेंशिएशन करना सीख सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? अभी आपको पता लगा डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तभी कर सकते हो अगर y x का फंक्शन हुआ तो। अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको यहाँ पर बोलूं दैट y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 और मैं आपको बोलूं बेटा dy बाई dz निकालो, तो आप क्या बोलोगे? मैम आपने तो बोला था कि यहाँ पर आपने तो x सिखाया था ना, ये तो x का फंक्शन है, ये तो z का फंक्शन भी नहीं है। तो चेंज, व्हाट इज अ स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x? व्हाट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x? क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, 0 होगा। क्यों? कैसे पता लगा? मुझे बताओ, z को तुम बदलते जाओ, क्या y बदलेगा? नहीं, y तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब y क्या है इसके लिए? कांस्टेंट, क्योंकि y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ z। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। ठीक है बेटा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ने सीखेंगे। इज दैट क्लियर? सो इट्स वेरी इजी। आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ हो कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।